नमस्कार, एक बार फिर प्रवीण कुमार वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज हम विलियन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो लेसन चल रहा था विलियन चल रहा था। विलियन लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे प्रासरण दाब के बारे में, प्रासरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते प्रासरण से पहले हमें विसरण को समझना बड़ा जरूरी है। विसरण जिसको हम अंग्रेजी में डिफ्यूजन बोलते हैं। विसरण से मतलब क्या है? देखिए, विसरण की सीधी मैं परिभाषा आपको देना चाहूं तो ऐसा प्रक्रम जिसमें कोई भी पदार्थ है वो अधिक सांद्रता से, कोई भी जो पदार्थ है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गमन करता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गमन करता है उसको हम विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। जैसे मान लो हम किसी कमरे के अंदर अगरबत्ती को जलाएं, अगरबत्ती हमारे पास अगरबत्ती लगाते हैं अपने, किसी कोने में उसको जला दिया जाए तो उस अगरबत्ती की जो स्मेल है, गंध है, वो सारे कमरे के अंदर फैल जाती है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है। क्या हो रहा है? विसरण। जैसे और भी उदाहरण, जैसे अपने डीओ लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, डीओ अपने थोड़ी सी जगह लगाते हैं, स्प्रे करते हैं डीओ से, तो डीओ की जो स्मेल है, वो गंध है, वो हमारे सभी कपड़ों के ऊपर हो जाती है। तो ये क्या है? विसरण है। क्या है? विसरण है। दूसरी बात करते हैं हम प्रासरण की। किसकी बात करते हैं? प्रासरण। देखिए, प्रासरण के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है, हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता रहती है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो अपने अंदर से आधे पदार्थों को जाने देती है और आधे पदार्थों को रोक लेती है। वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। हम प्रासरण के अंदर हम कहना चाहें ऐसा प्रक्रम या ऐसी प्रोसीजर जिसमें हमारे पास कोई विलियन है, कोई क्या है, अपने विलियन है, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। ध्यान क्या रखना है अपने को? अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से याद रखनी। कोई भी हमारे पास विलियन है वो निम्न सांद्रता से, क्या? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का गमन अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से। दोबारा सुनिए डेफिनेशन। कोई हमारे पास विलियन है, निम्न उसका निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का जो गमन है वो किसकी सहायता से? अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से जो गमन हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रासरण। क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। अब प्रासरण की जो प्रोसेस होती है, जब प्रासरण की क्रिया होती है तो प्रासरण की क्रिया के अंदर हम यूं कह सकते हैं, हमारे पास डायग्राम इसका बताऊंगा आपको, डायग्राम बना हुआ है। एक हमारे पास विलायक के अणु है, शुद्ध विलायक है, और एक अपने पास नमक का सांद्र विलयन है। हमारे पास जो विलायक है, एक अपने पास नमक का क्या है? सांद्र विलयन है। तो विलायक के अणुओं का नमक के सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से जो गमन है वो कहलाता है प्रासरण। क्या कहलाता है? प्रासरण। प्रासरण की जो प्रक्रिया हो रही है उसको रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त बाह्य दाब, प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त बाह्य जो दाब है वो कहलाता है प्रासरण दाब। क्या कहलाता है? प्रासरण दाब। तो मैंने कुछ ये छोटी छोटी परिभाषाएं बताई है, मैं रिपीट कर देता हूं, परिभाषाएं लिखी हैं। विसरण वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो गमन है वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। यानी वह प्रक्रम जिसमें उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से अणुओं का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो गमन है वो क्या कहलाता है? विसरण। विसरण में किसी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। प्रासरण वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से
उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से जो गमन है वो कहलाता है परासरण कहलाता है। और तो नीचे लिखा है मैंने परासरण दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, मैंने कहा था परासरण की जो क्रिया हो रही है उसको रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त बाह्य जो दाब है वो परासरण दाब कहलाता है। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले दो डायग्राम बनाए मैंने। एक डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम, ये जो डायग्राम है वो परासरण को शो कर रहा है। किसको? परासरण को। एक हमारे पास बीकर लिया गया है, इस बीकर में उल्टी कीप लटकाई गई है। थीसियल कीप यूं है, थीसियल कीप, इसको उल्टा लटकाया गया है पात्र के अंदर। इसमें क्या किया गया है? इस कीप के अंदर शर्करा का विलयन भरा गया है। किसका विलयन भरा गया है? शर्करा का विलयन भरा गया है। और ये इसमें क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक, शुद्ध विलायक, जो क्या है हमारे पास? जल है। जैसे ही हम क्या करेंगे, कीप को इसके अंदर डिप करेंगे, नीचे में निर्धपारगम्य झिल्ली लगाइए, तो कोई ना कोई इसकी हाइट होगी। जो थीसियल कीप में है जल जो है वो कोई ना कोई, सॉरी, थीसियल कीप में शर्करा का विलयन है वो इस कोई ना कोई हाइट इसकी होगी। इस हाइट पे मान लिया ये लगा हुआ है। जैसे ही क्या होगा, परासरण की क्रिया होगी, यूं इसके अंदर विलायक किरणों इसके अंदर घुसेंगे। जैसे ही परासरण की क्रिया होगी तो विलायक किरणों घुसते घुसते अंदर जाएंगे तो इसकी हाइट ऊपर की ओर चली जाएगी, यानी विलायक किरणों अंदर क्या हो गए? घुस गए। तो मैंने लिखा है इसको, इस ए, पहले ए थी, बाद में क्या होगी? बी। इसकी क्या है? हाइट। हाइट बढ़ना, हाइट जो बढ़ रही है, ऊंचाई जो बढ़ रही है, ये शो कर रही है कि इसमें क्या हो रहा है? परासरण हो रहा है। क्या हो रहा है? परासरण हो रहा है। अब मैंने क्या, परासरण दाब के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके अंदर ये बीकर लिया गया है, बीच में ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या लगाई गई है? अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है। एक तरफ पिस्टन P1 लगाया गया, एक तरफ पिस्टन P2 लगाया गया है। इसमें ये शुद्ध विलायक भरा गया जिसको मैंने कह दिया A। एक तरफ क्या भरा गया? विलयन, जिसको मैंने क्या बोल दिया? B बोल दिया। शुद्ध विलायक मान लिया जल है, और ये जो विलयन है मान लिया नमक का सांद्र विलयन है। तो सिस्टम क्या बैठता है? सिस्टम ये बैठता है कि विलायक के जो अणु हैं वो यूं अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, यूं विलायक के जो अणु हैं वो किसकी सहायता से? अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से इस विलयन की ओर गमन करते हैं। तो सिस्टम क्या रह गया? ए टू कन्वर्ट क्या? बी, यानी ए से क्या कर रहे हैं? बी की ओर गमन कर रहे हैं। अब जब ए से बी की ओर गमन कर रहे हैं तो गमन करने से ये पिस्टन क्या करेगा? थोड़ी हाइट लेगा, क्योंकि पिस्टन पर इधर ये विलयन टकराएगा, दाब लगेगा, तो पिस्टन क्या करेगा? हाइट लेगा। अब अपने को क्या करते हैं? अपने इस पिस्टन के ऊपर, पिस्टन कौन सा? P2, पिस्टन P2 पर हम ऊपर से क्या करते हैं? अतिरिक्त बाह्य दाब लगाते हैं, बल लगाते हैं। बल लगाने से ये परासरण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। परासरण की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। जो परासरण की प्रोसेस रुक रही है, जो बाह्य दाब लगाने से, उसे हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं, या इसको परासरण दाब कहा जाता है। एक टॉपिक इसी के साथ चलता है, प्रतिलोम परासरण। थोड़ा मैं यहां लिख रहा हूं, सीधा समझाऊंगा। प्रतिलोम परासरण, ये टॉपिक सिलेबस में आपके बोर्ड में कई बार इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। प्रतिलोम परासरण, जिसको आरओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरओ। अपने जो घरों में आरओ लगाते हैं, आरओ जो पानी को क्या करता है? साफ करता है। रिवर्स ओस्मोसिस क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ओस्मोसिस बोलते हैं। अब आरओ से मतलब क्या है? प्रतिलोम परासरण से मतलब क्या है? प्रतिलोम परासरण से मतलब होता है इस पिस्टन P2 की तरफ, ध्यान देना, पिस्टन P2 की तरफ हम बहुत ज्यादा बाह्य दाब लगाएं। पिस्टन P2 की तरफ क्या करें? हम बहुत ज्यादा बाह्य दाब लगाएंगे। तो बहुत ज्यादा बाह्य दाब लगाने से जो विलयन था इसमें से शुद्ध विलायक के अणु, विलयन था इसमें से कौन से? शुद्ध विलायक के जो अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से इस विलायक की तरफ क्या करते हैं? गमन करते हैं। या यूं बोल दूं मैं, जो विलयन था
इसमें से विलायक के अणु, इसमें से क्या, विलायक के अणु इस शुद्ध विलायक की ओर क्या करते हैं, गमन करना शुरू कर देते हैं, यानी उल्टा प्रासरण हो रहा है। क्या हो रहा है, उल्टा। इसीलिए इसको प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं, या रिवर्स ओस्मोसिस कहते हैं, या व्युत्क्रम प्रासरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, व्युत्क्रम प्रासरण भी कहते हैं। जो अपना आरओ होता है, फिल्टर जो अपने घरों में लगाते हैं आरओ, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से जल को अपन क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। जो अपने पास साल्ट वाटर है, उस साल्ट वाटर को शुद्ध किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, शुद्ध। तो ये था विसरण, प्रासरण और प्रासरण दाब। क्या था, प्रासरण दाब। डायग्राम इसका ड्रॉ कर लीजिए कॉपी में। अगला टॉपिक है प्रासरण दाब के नियम। टॉपिक का नाम है प्रासरण दाब के नियम। प्रासरण दाब के नियम में कुछ नियम बताए गए थे, 2 नियम दिए गए थे प्रासरण दाब के अंदर। सबसे पहला नियम है वांट ऑफ बॉयल नियम। वांट ऑफ बॉयल नियम। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किसी निश्चित ताप पर विलयन का प्रासरण दाब, विलयन का प्रासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कोई निश्चित ताप है, उस पर विलयन का जो प्रासरण दाब है पाई, वो किसके समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। तो मैं लिखता हूं पाई समानुपाती सी। अपन जानते हैं कि सांद्रता सी बराबर होता है 1/v। सी बराबर क्या होता है, 1/v। तो बन जाएगा पाई समानुपाती 1/v। ये होता है वांट ऑफ बॉयल नियम। क्या होता है, वांट ऑफ बॉयल नियम। सेकंड नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है वांट ऑफ दाब ताप नियम। वांट ऑफ दाब ताप नियम। किसी निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर, किसी निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलयन का प्रासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। ताप के समानुपाती होता है। तो मैं लिखता हूं पाई समानुपाती टी। निश्चित ताप पर किसी निश्चित सांद्रता तथा तनुता पर विलयन का प्रासरण दाब किसके समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से लिख सकता हूं इसको पाई समानुपाती T/V, या समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो कोई न कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट लिखता हूं मैं SST/V। जो S है उसको बोलते हैं विलयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, विलयन स्थिरांक। इसका जो मान है वो गैसीय स्थिरांक के बराबर होता है। तो मैंने S की जगह में क्या लिख सकता हूं, R।
विलियन स्थिरांक का मान किसके बराबर होता है? गैसीय स्थिरांक के बराबर होता है। तो समीकरण बन जाएगी पाई RT अपॉन V, या मैं लिखता हूं पाई V इज इक्वल टू RT। ये तो आया है 1 मोल के लिए। किसके लिए? 1 मोल के लिए। और मैं लिखता हूं इसको N मोल हो, तो N मोल के लिए आ जाएगा पाई V बराबर NRT। पाई V बराबर क्या आ जाएगा? NRT। अपन जानते हैं कि N जो है, सॉरी, हम लिख सकते हैं इसको पाई बराबर, ये समीकरण से इसको समीकरण मान ली मैंने 3, समीकरण 3 से लिख सकता हूं N अपॉन V RT, N अपॉन V RT, या जो N है, जो मोल है, मोल बराबर W0 अपॉन M0। हम जानते हैं विलय के जो मोल हैं W0 अपॉन क्या होता है? M0 होता है। तो समीकरण बन जाएगी अपनी N इज इक्वल टू W0 RT अपॉन क्या आ जाएगा? M0 V। W0 है विलय की ग्राम्य मात्रा और M0 है विलय का अणुभार। हमने पीछे भी पढ़ा है। एक तो समीकरण अपनी आ गई ये, यहां से हम विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, विलय के अणुभार M0 को निकाल सकते हैं। M0 इज इक्वल टू W0 RT अपॉन क्या आ जाएगा? पाई V। क्या आ जाएगा? पाई V। ध्यान रखना W0 इज इक्वल टू क्या है? विलय की ग्राम्य मात्रा, और M0 क्या है? विलय का अणुभार। विलय का क्या है? अणुभार। तो ये थे प्रासरण दाब के नियम। प्रासरण दाब के 2 नियम। प्रासरण दाब के 2 नियम से अपने एक आदर्श गैस समीकरण भी निकाल सकते हैं। इससे ये प्रासरण दाब के नियम है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इसको भी ध्यान रखना। थोड़ा अच्छे फॉर्मूले, न्यूमेरिकल पोर्शन फॉर्मूले। अगला टॉपिक है अपने प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो प्रकार के अंदर देखें हम, पहला जो प्रकार है वो है समपराश्रयी। समपराश्रयी विलयन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता व प्रासरण दाब समान हो। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता व प्रासरण दाब समान हो, समप्राश्रयी विलयन कहलाता है। सम मीन्स समान, प्राश्रय मीन्स प्रासरण दाब। यानी इस प्रकार के जो विलयन होंगे उनमें सांद्रता और प्रासरण दाब क्या रहेगा? समान रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। पाई के समथिंग हम जानते हैं, पाई बराबर होता है CRT। तो मैं इसको लिख सकता हूं C1RT। इसको लिख सकता हूं मैं C2RT। RT से RT क्या हो गया? कैंसिल हो गया। C की इज इक्वल टू सांद्रता हम जानते हैं कि C बराबर क्या हो सकता है? C बराबर होता है W0 अपॉन M0 इंटू V1। C1 इज इक्वल टू, और C2 इज इक्वल टू लिख रहे हैं तो W0 अपॉन M0 इंटू V2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल दृष्टि से काम आता है, सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो ये है समपराश्रयी विलयन। क्या है? समपराश्रयी विलयन। दूसरा होता है अति पराश्रयी विलयन। अति पराश्रयी की सिंपल डेफिनेशन दूंगा मैं सीधा। ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा, जो दूसरा विलयन हमारे पास, जैसे एक को मैंने पाई 1 मान लिया, एक को पाई 2, दूसरे विलयन की अपेक्षा क्या हो?
प्रासरण दाब ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम अति प्रासरी बोलते हैं। और तीसरा जो विलयन है, ऐसा विलयन, तीसरा जो विलयन है वो अल्प प्रासरी है। अल्प प्रासरी ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा कम हो उसे कहते हैं अल्प प्रासरी। जैसे मान लो मैं लिखता हूं π1 इज इक्वल टू π2, π1 ग्रेटर देन बड़ा है तो इसको मैं बोल सकता हूं अति प्रासरी। क्या बोल सकता हूं, अति। इसको बोल सकता हूं मैं अल्प प्रासरी। क्या बोल सकता हूं, अल्प प्रासरी। तो ये थे विलयन के प्रकार। कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र लिखाता हूं आपको मैं, लिख तो जब दो समान पदार्थों से बने भिन्न भिन्न विलयन है। पदार्थ समान है लेकिन विलयन क्या है, भिन्न भिन्न है। पदार्थ समान है लेकिन विलयन भिन्न भिन्न है तो उनका पाई परिणामी क्या होगा, इसका जो परिणामी प्रासरण दाब है वो क्या होगा, किस प्रकार का सूत्र रहेगा इसका। तो जो पाई परिणामी होगा, पाई इज इक्वल टू पाई परिणामी। पाई ये कब काम आता है फॉर्मूला, जब दो समान पदार्थों से बना हुआ भिन्न भिन्न विलयन है। तो पाई परिणामी इज इक्वल टू π1 v1 प्लस π2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। पहला प्रासरण दाब, पहला आयतन, दूसरा प्रासरण दाब, दूसरा आयतन, ये समझाते हैं सभी लोग। एक और फॉर्मूला लिखा सकता हूं मैं इसको, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों से बने भिन्न भिन्न विलयन, पदार्थ भी भिन्न भिन्न है और विलयन भी क्या है, भिन्न भिन्न है। तो जो पाई परिणामी होगा, पाई परिणामी इज इक्वल टू होगा π1 RT अपॉन v1 प्लस v2 प्लस π1 RT अपॉन π2 RT अपॉन π2 RT अपॉन v1 प्लस v2। यह पाई परिणामी इज इक्वल टू, यहां से कॉमन आ जाएगा, RT अपॉन v1 प्लस v2 π1 प्लस π2। तो ये कुछ न्यूमेरिकल के लिए मैंने क्या लिखाए हैं, फॉर्मूले लिखाए हैं। अब पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल सवाल पढ़ेंगे इसके। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल न्यूमेरिकल दिए हैं, न्यूमेरिकल का अपने अध्ययन करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेथलीन में घोलने पर हिमांक अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया। यानी हिमांक में अवनमन पाया गया, कितना पाया गया, 0.68 केल्विन। तो सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात करो। सल्फर का अणु सूत्र क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। नेथलीन के लिए KF दिया है 6.8 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, केल्विन किग्रा मोल। पहले तो हमें हिमांक जो अवनमन है उसका सूत्र आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि हिमांक अवनमन होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W0 अपॉन M0 इंटू W इंटू 1000। ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। देखोगे सिंपल सवाल है, डेल TF अपने को दिया है, पूछा क्या है अणु सूत्र। तो पहले अपने को अणु भार ज्ञात करना पड़ेगा। M0 अपने को चाहिए, क्या चाहिए, M0 या M0 चाहिए। तो अणु भार जो होगा फॉर्मूला आएगा M0 इज इक्वल टू KF इज इक्वल टू W0 अपॉन इंटू 1000 अपॉन
डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू। W0 विलायक का भार ग्राम में मात्रा, डेल टी एफ विलायक की ग्राम में मात्रा आपको दी है, डेल टी एफ आपको दिया हुआ हिमांकवन मन। जो विलायक, देखो विलायक 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर, बाकी सब फॉर्मूले के अंदर दिए हैं, तो मैं सीधा सूत्र लिखता हूं। KF की वैल्यू कितनी दी है 6.8 इंटू 6.8 दिया है। W0 कितना दिया है 25.6, 25 पॉइंट कितना दिया है 6 इंटू 1000 इंटू क्या दिया है 1000 अपॉन डेल टी एफ कितना दिया है 0.68 और W की मात्रा जो दी, विलायक की जो मात्रा दी है, भार दिया गया विलायक का, वो दिया गया 1000 ग्राम। जैसे आप इसको सोल्व करते हो तो इसका जो अणु भार आएगा वो 256 आएगा। कितना आएगा 256 आएगा। कितना आएगा 256 आएगा। अपन जानते हैं कि मैंने सल्फर का जो अणुसूत्र क्या मान लिया X मान लिया। सल्फर का अणुसूत्र मैंने क्या मान लिया X मान लिया। सल्फर का अणुसूत्र यदि मैं X मानता हूं तो अणु भार बराबर होता है X इंटू सल्फर का भार X इंटू 32। मैं सीधा लिखता हूं, सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो 32 होता है। ये फॉर्मूला होता है, थोड़ा ध्यान रखना इस फॉर्मूले का। अपने को यहां से X ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है X। पहले मैंने अणु भार ज्ञात कर लिया 256 इसमें रखोगे 256 इज इक्वल टू X इंटू 32 को आप नीचे ले जाओगे तो रह जाएगा X की वैल्यू आएगी, X की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। क्या आएगी 8। मैंने कहा X माना है मैंने सल्फर का, तो सल्फर के नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब जो सल्फर का जो अणुसूत्र होगा वो S8 होगा। क्या होगा S8। सिंपल चीजें हैं, पहले इसका अणु भार ज्ञात करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला अपने को ये याद रखना है, अणु भार बराबर होता है X इंटू 32। अगला है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 विलियन का प्रसारण दाब ज्ञात करो। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहले अपने को सीधा फॉर्मूला, प्रसारण दाब का फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई बराबर होता है CRT। C की सांद्रता आपको दी है 1/10। C कितना दिया है 1/10 दिया हुआ है फॉर्मूले के अंदर। टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो केल्विन में चेंज करो, 27 प्लस 273 आ जाएगा 300 केल्विन। कितना आ जाएगा 300 केल्विन। और R की वैल्यू आपको दी है 0.0821 एटम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो सीधा फॉर्मूले में रखिए, पाई बराबर C कितना दिया है 1/10, R दिया है 0.0821 और टेम्परेचर दिया आपका 300। इसको जैसे ही सॉल्व करते हो आप सवाल को, तो पाई की जो वैल्यू आएगी 2.46 एटीएम आएगी, 2.46 एटीएम आएगी। तीसरा सवाल, 4% यूरिया विलियन एक अन्य यौगिक A के 12% विलियन का समप्रासरी है। 4% यूरिया का विलियन है, दूसरा A का कोई विलियन है, 12% के साथ क्या है समप्रासरी है। तो यौगिक A का क्या करना है, अणु भार ज्ञात करना है। हमें सबसे पहले फॉर्मूले आने चाहिए। हम जानते हैं कि पाई1 इज इक्वल टू होता है पाई2 या C1RT C2RT। इसको और सॉल्व इजी कर दो आप, W0 अपॉन M0 इंटू V इंटू RT इज इक्वल टू W0 अपॉन M0 इंटू V RT। देखिए मैं V एक जैसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आयतन की बातें नहीं कर रहा है ये। आयतन एक समान बोल रहा है। आयतन क्या बोल रहा है, वो एक समान बोल रहा है। तो ये सभी चीजें क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, इनका कोई औचित्य नहीं है। आयतन क्या है, एक जैसा है। अब क्या कह रहा है W0 4% बोल रहा है।
4% का मतलब क्या है? पहले मैं यूरिया की बात कर दूं। अब 4% का मतलब 4/100। यूरिया का जो अणुभार होता है वो होता है 60। कितना होता है? 60। ये तो आगे यूरिया के लिए। 12% बोल रहा है ए का, ये ए का है तो 12% 12/100 इंटू अपने को m0 तो ज्ञात ही करना है, लिखा है ना सवाल के अंदर, यौगिक ए का अणुभार ज्ञात करो। तो ये सिस्टम अपना बैठ गया। अब इस सिस्टम को 100 इंटू m0, 100 इंटू m0। अब क्या करते हैं, इस सवाल को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सोल्व करेंगे तो ये थोड़ा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी 4/60 बटा 12/m0। इसको और इजी कर दोगे तो 12 इंटू 60 बटा 4 इज इक्वल टू m0 या m0। इसको जैसे ही आप क्या करते हो, सोल्व करते हो, तो m0 की जो वैल्यू आती है वो आती है 180 ग्राम। कितनी आती है? 180 ग्राम। तो ये टॉपिक, ये जो वीडियो में मैंने प्राशन दाब, विलियन के प्रकार और इसके न्यूमेरिकल किए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।